भारत को योद्धाओं की भूमि कहा जाता है क्योंकि इस धरती पर बहुत से वीर योद्धाओं ने जन्म लिया है, जिन्होंने अपने देश के लिए बहुत से विदेशी शासकों के छक्के छुड़ा दिए थे, जिनकी गाथाएं आज भी बहुत ही मशहूर हैं। ऐसे ही एक महान योद्धा थे जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। इनको राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। यह भी भारत के महान व वीर योद्धाओं में से एक हैं। इन्होंने बहुत से शासकों की हालत खराब कर दी थी और उनको युद्ध में कई बार हराया भी था। माना यह भी जाता है कि इन्होंने अफगानी लुटेरे मोहम्मद गौरी को युद्ध में 17 बार हराया था, लेकिन 18वीं बार तराइन के दूसरे युद्ध में इनकी हार हो गई। तो चलिए जानते हैं भारत भूमि के इस महान वीर योद्धा की जीवन कहानी, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद महज 11 वर्ष की आयु में अजमेर और दिल्ली की राजगद्दी पर बैठे। इतिहास में उपलब्ध जानकारियों के अनुसार सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में गुजरात के पाटन नामक स्थान पर चौहान वंश के राजा सोमेश्वर चौहान और रानी कपूरा देवी के घर पहली संतान के रूप में हुआ था। इनका पूरा नाम पृथ्वीराज तृतीय था। बाद में यह पृथ्वीराज चौहान के नाम से मशहूर हुए। पृथ्वीराज चौहान की प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान के अजमेर स्थित सरस्वती कंठाभरण विद्यापीठ से हुई। वर्तमान में ये विद्यापीठ 2.5 दिन का झोंपड़ा के एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में स्थित है। इतिहासकारों का मानना है कि इस विद्यापीठ में अपने छोटे भाई हरिराज के साथ रहते हुए पृथ्वीराज ने लगभग 6 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। पृथ्वीराज को संस्कृत, प्राकृत, मगधी, पैशाचिक, सौर और अपभ्रंश भाषाओं का ज्ञान था। इसके अलावा विद्यापीठ में रहते हुए उन्होंने अपनी पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ वेदांत, पुराण, इतिहास और सैन्य विज्ञान और चिकित्सा की शिक्षा भी प्राप्त की। कहते हैं कि जैसे रामायण में भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ शब्दवेदी बाण चलाना जानते थे, उसी तरह पृथ्वीराज को भी शब्दवेदी बाण चलाने का ज्ञान था। पृथ्वीराज को शब्दवेदी बाण चलाने की शिक्षा उनके दादा अंगम ने दी थी, जो उस समय दिल्ली के शासक हुआ करते थे। शब्दवेदी बाण के साथ साथ पृथ्वीराज को संगीत और चित्रकला में भी रुचि थी। पृथ्वीराज चौहान के बचपन के समय के एक मित्र थे जिनका नाम था चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज दोनों ही एक दूसरे के बहुत प्रिय मित्र थे। चंद्रवरदाई बड़े होकर कवि बने और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर पृथ्वीराज रासों की रचना की। पृथ्वीराज चौहान के पिता राजा सोमेश्वर चौहान की मृत्यु 1177 ईस्वी में हो जाती है, जिसके बाद पृथ्वीराज को उत्तराधिकारी के रूप में अजमेर की राज्य गद्दी पर बिठाया जाता है। उस समय पृथ्वीराज लगभग 11 वर्ष के थे। पृथ्वीराज जो उस समय नाबालिग थे, उन्होंने अपनी मां के साथ अजमेर और दिल्ली का शासन संभाला। इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने 1180 ईस्वी में प्रशासन का वास्तविक नियंत्रण ग्रहण किया। शुरुआत में पृथ्वीराज चौहान ने कई पड़ोसी हिंदू राजाओं के खिलाफ सैन्य सफलता हासिल की। दिल्ली में स्थित राय पिथौरा का निर्माण भी पृथ्वीराज ने ही कराया था। पृथ्वीराज के पास एक बहुत ही विशालकाय सेना थी, जिसमें 3 लाख सैनिक और 300 हाथी थे। कहा जाता है कि उनकी सेना बहुत ही अच्छी तरीके से संगठित थी। इसी कारण इस सेना के बूते उन्होंने कई युद्ध जीते और अपने राज्य का विस्तार करते चले गए। वर्तमान से तुलना की जाए तो उनका राज्य वर्तमान के राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर फैला हुआ था। उनकी राजधानी अजमेर थी। पृथ्वीराज चौहान और संयुक्ता की प्रेम कहानी। जब पृथ्वीराज चौहान की वीरता की प्रशंसा चारों दिशाओं में गूंज रही थी और वह अपने राज्य का विस्तार करते जा रहे थे, तब कन्नौज के राजा जयचंद को पृथ्वीराज चौहान से जलन होने लगी। एक बार राजा जयचंद के दरबार में एक नामी चित्रकार आया। वह अपने साथ अनेक राजाओं और रानियों की चित्र लाया था। उनमें से एक चित्र पृथ्वीराज चौहान का भी था। राजा जयचंद की बेटी संयुक्ता ने पृथ्वीराज चौहान की वीरता के बारे में सुन रखा था और जब संयुक्ता ने पृथ्वीराज चौहान के चित्र को देखा तो वह उसके बाद पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करने लगी। चित्रकार ने जब संयुक्ता का चित्र पृथ्वीराज चौहान को ले जाकर दिखाया
तो पृथ्वीराज भी संयोगिता के सौंदर्य पर मोहित हो गए और वह भी संयोगिता से प्रेम करने लगे। इस प्रकार दोनों एक दूसरे को बिना देखे ही केवल चित्र देखकर आपस में प्रेम करने लगे। दूसरी ओर संयोगिता के पिता जयचंद ने संयुक्ता का विवाह स्वयंवर के माध्यम से करने की घोषणा कर दी। जयचंद पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उस समय के सभी राजाओं को स्वयंवर के लिए आमंत्रित किया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को स्वयंवर में आमंत्रित नहीं किया और उसने द्वारपाल के स्थान पर पृथ्वीराज की प्रतिमा स्थापित कर दी। जब संयोगिता को पता लगा कि पृथ्वीराज को स्वयंवर में नहीं बुलाया गया है, तो उसने पृथ्वीराज को बुलाने के लिए दूत भेजा। दूत से संयोगिता के स्वयंवर की खबर मिलते ही पृथ्वीराज ने कन्नौज की ओर प्रस्थान कर दिया। स्वयंवर के समय जब संयोगिता हाथ में वरमाला लिए उपस्थित राजाओं को देख रही थी, तभी उनकी नज़र द्वार पर स्थित पृथ्वीराज की मूर्ति पर पड़ी। उसी समय संयोगिता मूर्ति के समीप जाती हैं और वरमाला पृथ्वीराज की मूर्ति को पहना देती हैं। तभी घोड़े पर सवार होकर पृथ्वीराज राजमहल में आते हैं और भरी सभा से संयोगिता को उठाकर दिल्ली ले आते हैं। दिल्ली आकर दोनों का विधि पूर्वक विवाह संपन्न होता है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के युद्ध। इतिहास में दर्ज जानकारी के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने अफगानी लुटेरे और आक्रमणकारी साबुद्दीन मोहम्मद गौरी को 17 बार युद्ध में हराया था और वह बार बार उसका जीवन भी बख्श दिया करते थे। इन सब के बावजूद भी मोहम्मद गौरी ने भारत पर अपनी लूट की नज़रें गड़ाए रखीं। पृथ्वीराज चौहान के पास एक विशाल और पराक्रमी सेना थी, जिसके बल पर उन्होंने अनेक युद्ध लड़े। उन्होंने अपने जीवन काल में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, जिनमें से एक में उनको जीत तो दूसरे में उनको हार का सामना करना पड़ा। ये युद्ध इतिहास में तराइन के युद्ध के रूप में दर्ज है। तराइन का प्रथम युद्ध। सन 1191 ईस्वी में अफगानी लुटेरे मोहम्मद गौरी ने फिर से चौहान राज्य पर आक्रमण किया। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन के मैदान में भीषण युद्ध शुरू हुआ, जिसको तराइन का प्रथम युद्ध कहा गया। तराइन स्थल वर्तमान के हरियाणा राज्य के करनाल जिले में तरावड़ी के रूप में स्थित है। यहीं पर पृथ्वीराज चौहान का एक किला भी स्थित है। पृथ्वीराज की सेना बहुत ही विशालकाय सेना थी, जिसमें 3 लाख सैनिक और 300 हाथी थे। तराइन के प्रथम युद्ध में राजा पृथ्वीराज चौहान की राजपूत सेना ने गौरी की सेना को बुरी तरह पराजित कर दिया। मोहम्मद गौरी भी बुरी तरह घायल होकर मरणासन अवस्था में पहुंच गया। इसी बीच मोहम्मद गौरी का एक घुड़सवार सैनिक मोहम्मद गौरी को युद्ध के मैदान से निकाल कर ले गया और उसकी बची हुई सेना भी युद्ध मैदान से भाग गई। इस तरह तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की बुरी तरह हार हुई और पृथ्वीराज की जीत हुई। तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध में हार के पश्चात मोहम्मद गौरी अपने घोर प्रांत, जो आज के समय में अफगानिस्तान में है, वहां वापस लौट गया और भारत के राजाओं के मध्य चल रही आपसी रंजिश का फायदा उठाकर एक बार पुनः युद्ध की रणनीति तैयार करने लगा। 1 वर्ष पश्चात कन्नौज के राजा जयचंद ने मोहम्मद गौरी को युद्ध में साथ देने का वादा कर दिया। जयचंद की सहायता पाकर गौरी पृथ्वीराज से बदला लेने के लिए निकल पड़ा। 1192 ईस्वी में एक बार फिर पृथ्वीराज चौहान और गौरी की सेना का सामना तराइन के मैदान में हुआ। दोनों ओर से भीषण युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में पृथ्वीराज की ओर से 3 लाख सैनिक और 300 हाथी सेना ने भाग लिया था, जबकि गौरी के पास 1,20,000 सैनिक थे। लेकिन गौरी की सेना में इस बार शक्तिशाली घुड़सवार सैनिक शामिल थे। पृथ्वीराज के हाथी की सेना ने जैसे ही गौरी की सेना पर आक्रमण किया, गौरी के घुड़सवार सैनिकों ने आगे बढ़कर राजपूत सेना के हाथियों को घेर लिया और उन पर बाण वर्षा शुरू कर दी। घायल हाथी ना तो आगे बढ़ पाए और ना ही पीछे, बल्कि उन्होंने घबराकर अपनी ही सेना को रौंदना शुरू कर दिया। तराइन के द्वितीय युद्ध की सबसे बड़ी त्रासदी यह थी कि जयचंद के संकेत पर राजपूत सैनिक आपस में भी लड़ने लगे। दूसरा, पृथ्वीराज की सेना रात के समय आक्रमण नहीं करती थी, लेकिन गौरी की तुर्क सेना रात में भी आक्रमण करके मारकाट मचा रही थी। परिणाम स्वरूप इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई और युद्ध मैदान में ही पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज की हार के बाद गौरी का दिल्ली, अजमेर और पंजाब पर अधिकार हो गया।
इस युद्ध के बाद से ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो गई। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु। पृथ्वीराज रासो के अनुसार मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर कैदी के रूप में गजनी ले गया और वहां ले जाकर उनको अंधा कर दिया गया। उनके बचपन के मित्र कवि चंद्रदाई भी उनके पीछे पीछे गजनी आ गए। वहां दोनों ने मिलकर गौरी को मारने की योजना बनाई। मोहम्मद गौरी ने दरबार सजवाया और चंद्रदाई से काव्य गाने को कहा। चंद्रदाई ने योजना के तहत एक कविता सुनाई और जैसे ही मोहम्मद गौरी ने सुनने के बाद बहा बहा बोला तो पृथ्वीराज चौहान ने शब्दभेदी बाण मोहम्मद गौरी की आवाज़ की दिशा में चला दिया। तीर गौरी को जाकर लगा और उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद्रदाई ने अफगानी सेना की यातनाओं से बचने के लिए एक दूसरे को मार डाला। परंतु ये भी बताया जाता है कि ये एकमात्र काल्पनिक कथा है जो ऐतिहासिक साक्ष्यों द्वारा समर्थित नहीं है। पृथ्वीराज की मृत्यु 1192 ईस्वी में होने के बाद मोहम्मद गौरी ने 1 दशक से अधिक समय तक शासन किया। तो दोस्तों, ये थी जानकारी पृथ्वीराज चौहान के जीवन से संबंधित। हमने ये जानकारी NCERT बुक्स और अन्य जगह से जुटाई है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और परीक्षा उपयोगी काम की लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है, काम की लगी है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।